नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे मध्य प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन को देखेंगे, यानी हम राज्यों के पुनर्गठन को भी देखेंगे। यानी थोड़ा सा देखते हुए केवल हम कहानी के रूप में डिस्कस करेंगे। बोर्ड पर तो केवल मध्य प्रदेश का ही कंटेंट लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि आज़ादी के बाद भारतीय राज्यों को पार्ट ए बी सी डी में रखा गया। रखने से बात रखते ही समस्या खड़ी हुई। क्या समस्या खड़ी? सभी राज्यों को भाषा की दिक्कत हुई, भाषाई आधार पर लोगों को दिक्कत हुई। हम मध्य प्रदेश को ही देख लें। हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन से राज्य के शामिल है? उसमें मराठी राज्य शामिल हो रहे हैं, यानी विदर्भ बरार का जो रीजन है वो एक्चुअली मराठी है। तो मराठी लोग रह रहे हैं नीचे। तो दिक्कत क्या होती है? जैसे आम जनमानस में ही देखा जाए, आप हिंदी भाषा के लोग प्याज बोलते हैं, वो कांधा बोलते हैं। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हुई। अब कोई लेटर मराठी में आ रहा है तो हिंदी भाषा का तो नहीं पढ़ सकता है, और मराठी का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और हिंदी में आ रहा है तो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत उसको हो रही है। फिर भी उत्तर भारत में जो दिक्कत हो रही थी तो हो ही रही थी। ज़्यादातर दिक्कत हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, खासकर मद्रास राज्य में। मद्रास राज्य में क्या होता है, वहाँ दो भाषा के लोग देखने को मिलते हैं हमें, तेलुगु और तमिल। आंध्रा और तेलंगाना वाला जो रीजन है वहाँ तेलुगु बोली जा रही है, और तमिलनाडु वाले रीजन में तमिल बोली जा रही है। और हम केरल की तरफ देखें तो मलयालम है, केरल के ऊपर कर्नाटक वाले रीजन में देखें तो कन्नड़ है, और ऊपर देखें तो आपका मराठी है, गुजरात में गुजराती है, और ऊपर चलें पंजाबी है ना, और यहाँ पूरब साइड जाए तो वहाँ बंगाली वर्ग है। तो मतलब भाषाई आधार पर समस्या खड़ी हो रही थी। तो शुरुआत में नेताओं ने आश्वासन दिए थे कि हम आज़ाद होगा और भारत को हम राज्य भाषाई आधार पर राज्यों को डिवाइड कर देंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब आपके प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा उन्होंने एक समिति गठित करवाई जवाहरलाल वगैरह से कहकर, एस के धर आयोग। और इस समिति ने जो रिपोर्ट निकाली कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन तो नहीं होगा, जो पहले इनकी रिपोर्ट का था, वहीं से विवाद कर बना भाई, क्योंकि ऐसा मानना था कि अभी अभी देश आज़ाद हुआ है और किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल बीपी मेनन द्वारा इन रियासतों को एकीकरण किया है। अब फिर कोई इशू मिल जाए अलग होने का, मान लो भाषाई आधार पर लोग बट जाए। भाषाई आधार पर लोग कई बटे होते हैं, मराठी मानुष बोलते हैं, गुजराती के हैं, हम दक्षिण के हैं, आप देखते रहते हैं बीच बीच में उठते रहते हैं मुद्दे। तो उन्होंने भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि वो नहीं चाहते थे भारत किसी भी तरीके से भारत टूटे। तो इसके धर आयोग की रिपोर्ट आती है, नेगेटिव आती है, आंदोलन तीव्रता की तरफ बढ़ता है। तो उस समय जो टॉप लीडर होते हैं, आपके जवाहरलाल हुए, आपके सरदार पटेल हुए, आपके पटाभी हुए, इनकी एक समिति बनती है और धर आयोग की रिपोर्ट पर क्या करती है? विचार करती है। परंतु इनका भी वही मत होता है कि साहब भाषाई आधार पर राज्यों का मुश्किल है। अब ये दोनों रिपोर्टें, दोनों समितियों की जब नकारात्मक देखी जनता ने, तो दक्षिण भारत में आंदोलन प्रारंभ तीव्र हो गया और वहाँ एक लीडर हुए पोट्टी श्री रामल्लू, वो आंध्र प्रदेश में अनशन पर बैठ जाते हैं और लगभग 56 दिनों तक बैठते हैं। इसके बाद वो कोमे पर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद से ही माहौल कैसा हो जाता? हिंसक हो गया। अब आंदोलन हिंसा की तरफ बढ़ गया। वो भी कांग्रेस के लीडर ही थे, पर अब आंदोलन जब हिंसा की तरफ देखने को मिला तो सरकार दबाव में आ गई। दबाव में आई तो 1 अक्टूबर 1953 को सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर अलग कर दिया। ये पहला राज्य था, कई बार एग्जामों में आपने देखे होंगे। अब बात तो सबकी थी क्योंकि सभी उसका मांग रख रहे थे। मध्य प्रदेश की तो हमने आपको बता ही दी, क्योंकि नीचे साइड दक्षिण में विदर्भ बरार का मराठी के लिए क्षेत्र था शामिल। तो अब फिर जब सभी राज्यों को मांग था, तो फिर फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक वो बनता है, आयोग बनता है। त्रिसदस्यीय 2 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष फजल अली होते हैं, और आयोग की रिपोर्ट आती है 1955 तक। 55 में वो कहते हैं कि भाषाई और सांस्कृतिक की एकरूपता हो तो उसको बांट सकते हैं, परंतु वही है अखंडता देश की सुनिश्चित होना चाहिए, है ना, आर्थिक और विकास के आधार पर हो। और उन्होंने कहा जो ये पार्ट ए बी सी डी है इसको समाप्त किया जाए। और उन्हीं की ही रिपोर्ट में था कि भाई 16 प्रांत बना लो और 3 संघ शासित प्रदेश बना लो। परिणाम ये हुआ कि इसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग, जो मतलब 1956 का अधिनियम लाया जाता है, जिसको 7वां संविधान संशोधन होता है, उसमें पार्ट एबीसीडी तो खत्म कर ही देते हैं, परंतु प्रांत 14 हो जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो उन 14 प्रांतों में मध्य प्रदेश भी एक होता है। समझ गए? तो ये पूरा घटनाक्रम हम आज को डिस्कस करके पढ़ेंगे। आपको बात समझ में आ गई है? भाई आज़ादी के पहले भारत पर जो भी प्रशासनिक कारोबार हो रहा, प्रशासनिक गतिविधियाँ हो रही थी, वो 3 तरीके से हो रही थी। ब्रिटिश प्रांत, उसी के अंदर कमिश्नरी क्षेत्र आते थे, देसी रियासत जहाँ अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज शासन कर रहे हैं, और एक फ्रांस और पुर्तगाल, ये आपने देखा था। आज़ादी के बाद पार्ट एबीसीडी में चले गए। समस्या क्या खड़ी हुई? भाषा वाली। ठीक है, इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं।
और इसमें हम इस तरीके से पढ़ेंगे क्लास को कि हम मध्य प्रदेश का ही गठन देखेंगे, यानी मध्य प्रदेश के जो दक्षिण के बरार और विदर्भ वाले लगभग 8 जिले चले जाते हैं बम्बई राज्य में, ठीक है ना, और यही हमें देखना है। और मध्य प्रदेश से क्या मांग उठी वो भी देखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही पंडित रविशंकर शुक्ल ने मांग रखी थी कि साहब महाकौशल को, मध्य भारत को, विंध्य प्रदेश को और यहाँ तक कि भोपाल को मिलाकर क्या कर दिया जाए, एक राज्य बना दिया जाए। उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, परंतु दक्षिण वाला जो हिस्सा था उसको वो अलग करने की बात कह रहे थे, तो वो भी हम यहाँ देख लेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आपको नोट्स के रूप में कुछ फैक्ट देते हैं यहाँ से जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन देखेंगे। हम पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। पृष्ठभूमि, जिसको हम भूमिका भी कहते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे ताकि आपको, यहां लिखेंगे आजादी के बाद, लिखेंगे भारत में, भारत में आजादी के बाद, आजादी के बाद प्रांतों को, यानी राज्यों को, प्रांतों को पार्ट ए, बी, सी, डी में रखा गया। शुरुआत में तो यही था। इससे हुआ क्या, जिससे राज्यों को, जिससे सभी राज्यों को लिखेंगे, जिससे सभी राज्यों को भाषा की समस्या हो रही थी। विशेषकर या ज्यादातर, ज्यादा समस्या आपका मद्रास राज्य, या ज्यादा समस्या दक्षिण भारत के मद्रास राज्य में देखने को मिली, मद्रास राज्य में देखने को मिली, क्योंकि उसी राज्य में तमिल और तेलुगु दो भाषा के लोग एक राज्य में रह रहे हैं। अब सोचिए आप, कोई सरकारी लेटर आ रहा है, उसको ना तो पढ़ पा रहा है, मान लो जन्म प्रमाण पत्र है, पता नहीं चल रहा क्या है, कोई भी एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रही उसको, एक पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं पढ़ पा रहा है तमिल में क्या लिखा है, इसी प्रकार तेलुगु का कोई पढ़ा लिखा आदमी तमिल नहीं पढ़ पा रहा है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आप खुद उसको देखिए आप, चलो ठीक है, आपको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है किसी की, वो बात फिर भी चलती है, पर आप तो कुछ भी काम ही नहीं कर पा रहे हो, यानी प्रशासनिक सुविधा भी, असुविधा भी हो रही है, समझ गए ना। तो इस तरीके की दिक्कत हो रही थी। इसको हम आपको मैप में दिखाते हैं समस्या क्या थी, इससे आपको थोड़ा सा एक हम आइडिया लग जाएगा समझने के हिसाब से। ये भारत को हम बनाते हैं, अब आप देखें ये इतना बड़ा लगभग मद्रास राज्य के अंतर्गत था। यहाँ सारा हिस्सा किसके अंतर्गत था, मद्रास राज्य, ये था मद्रास राज्य। अब मद्रास राज्य में ही ऊपर की तरफ देखें, यानी उत्तर वाले रीजन में देखें, यहाँ वाले, तो यहाँ तेलुगु भाषी लोग हैं, भाषी लोग हैं आंध्र साइड, और दक्षिण की तरफ देखें हम तो यहाँ तमिल वाले हैं, तमिल भाषा के। और यही देखा जाए, आप देखो यहाँ से केरल लगा हुआ है, केरल में बोली जा रही है मलयालम, यहाँ मलयालम भाषा है। और ऊपर आप कन्नड़ की तरफ बढ़े, कर्नाटक की तरफ, तो यहाँ कन्नड़ बोली जा रही है, यहाँ कन्नड़ है। यहाँ देखा जाए, यानी ये दक्कन वाले पूरे रीजन में, तो यहाँ कौन सी भाषा है, मराठी है। यहाँ कौन सी है, गुजराती है। और यहाँ देखा जाए पंजाब वाले रीजन में पंजाबी है, राजस्थान में राजस्थानी है, तो यहाँ बंगाल है, बंगाली की तरफ चलते हैं। और मध्य प्रदेश की सिचुएशन को देखें थोड़ा सा, तो साहब ऊपर तो चलो फिर भी समझ में आता है,
दक्षिण में जो बरार वाला रीजन है, ये सारा जो यहाँ मिल रहा है, तो ये मराठी वाले रीजन में आ रहा है। तो मध्य प्रदेश और महाकौशल में हिंदी बोली जा रही है यूपी की तरफ। तो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में भी समस्या है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के उत्तर में हिंदी भाषी लोग हैं और दक्षिण में हम देख रहे हैं मराठी भाषी लोग हैं। तो समस्या हर राज्य में थी, खासकर हमें दक्षिण में ज़्यादा देखने को मिल रही थी, क्योंकि मद्रास राज्य ऐसा था जिसमें दो भाषा के लोग क्या कर रहे थे, रह रहे थे। तो मांग सबसे ज़्यादा हमें दक्षिण में देखने को मिलेगी, वो भी हमें आंध्र प्रदेश में। इसलिए पहला राज्य भी क्या बटेगा, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। ये आपने मैप में थोड़ा सा जाना कि मद्रास में दो भाषा के लोग थे, इसलिए समस्या वहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही। अब क्योंकि नेताओं ने भी आश्वासन दिए थे चुनाव के बाद कि साहब भाषा के आधार पर हम कर देंगे राज्यों का गठन, पर ऐसा नहीं हुआ। तो राजेंद्र प्रसाद जो आपके प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इस बात को रखा, कहा जवाहरलाल नेहरू से कि समिति बनाई जाए ताकि लोगों को जो समस्या हो रही है, समस्या देखो बेसिक है, हमने आपको दिखा दिया कि समस्या जरूरी थी वो। अब उसके लिए पहला आयोग बनता है एस के धारा आयोग। अब हम बाकी चीज़ें सब नोट्स में पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो प्रथम भाषाई प्रांत आयोग बना है, प्रथम भाषाई प्रांत आयोग, ये बना पहला आयोग। आयोग का नाम है एस के धर आयोग। जस्टिस है क्योंकि ये पूर्व न्यायाधीश थे, जस्टिस एस के धर आयोग बनता है ये जून 1948 में बनता है। एस के धर का मतलब है, अभी फुल फॉर्म आ जाए आपको तो इनका है श्याम कृष्ण, इनका नाम है फुल पूरा, श्याम के से कृष्ण धर आयोग हो गया। अब इनकी रिपोर्ट आएगी इसके बाद। रिपोर्ट में ये पहले ही बात बोलेंगे, रिपोर्ट आ जाती है साहब 6 महीने बाद। रिपोर्ट आ गई दिसंबर 1948 में। और रिपोर्ट में जो बिंदु आए उससे माहौल या जनता में असंतोष ज़्यादा हुआ। पहला तो ये हुआ कि भाषा के आधार पर प्रांतों गठन नहीं है। वो क्या हुआ आया, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन ना हो, बल्कि कैसा हो, तो प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से हो, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से हो, भौगोलिक समीपता हो, भौगोलिक समीपता हो, ठीक है। और एक और आधार उन्होंने बताया कि ये आर्थिक एवं विकास के आधार पर, ये 3 बातें उन्होंने कही आधार पर। भौगोलिक तो आप समझ ही रहे हो, यानी भारत है, कोई राज्य यहाँ बना दो, एक राज्य यहाँ बना दो, कोई समीपता नहीं भौगोलिक, है ना, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो ये बातें दो तो उनकी नीचे की सही थी, पर जो मेन समस्या जिस पर पूरा मुद्दा था कि साहब भाषा के आधार पर ये बांटने को तैयार नहीं थे, राज्यों को नहीं थे, तो इसका परिणाम क्या होगा, लोगों में असंतोष होगा। परिणाम क्या निकलेगा भाई इसका, लोगों में असंतोष हुआ। लोगों में असंतोष हुआ, और असंतोष होने के बाद भी अब क्या होगा, आंदोलन प्रारंभ होने लगे। अब आंदोलन प्रारंभ हुए, यानी अब आंदोलन भी होने लगे, धरने होने लगे कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो फिर उस समय जो इस समय शीर्ष नेतृत्व था, JVP बना, इसमें जवाहरलाल पटेल और आपके पटभ्य जो टॉप लीडर हुआ करते थे कांग्रेस के, वो शामिल हुए। और उनका उद्देश्य था कि धर आयोग की जो रिपोर्ट आई है इस पर विचार किया जाए, यदि इस पर कोई संशोधन हो सके तो इस पर विचार किया जाए, क्योंकि आंदोलन अब बढ़ने लगा था। चलिए, तो अब दूसरी समिति बनेगी JVP समिति, तुरंत ही बन जाती है दिसंबर 1948 को, उसी महीने पर, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है, लोग मांग कर रहे हैं उसको तेजी से। तो लिखेंगे JVP समिति का गठन होगा
गठन होता है दिसंबर 1948। ठीक है, एक बार आप ये भी जान लें, क्योंकि अभी आप नोट्स बना रहे हैं। जे का मतलब होगा यहाँ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और भी से होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी से होगा आपकी पटाभी सीता मैया। ठीक है, ये तीन लोग इसमें शामिल हुए। अब इसकी भी क्या आएगी, रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आती है अप्रैल 1949। रिपोर्ट आई आपकी अप्रैल में आ गई इसकी रिपोर्ट, और रिपोर्ट आई 1949 को आ गई। अब इस रिपोर्ट का जो रिजल्ट आना था, यानी परिणाम कहें, या इस रिपोर्ट में क्या बात कही गई। अच्छा, ये बनाए गठन किस लिए बनाया गया था, ये भी आप लिख लें, ये गठन बनाया क्यों गया था। धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने की, धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु, यदि उसमें कुछ परिवर्तन हो सके तो उसको ही लागू कर दें। परंतु क्योंकि अभी तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन ने रियासतों को क्या किया है, इन रियासतों को एकीकरण किया है, 562 से ऊपर रियासतों को भारत में लाया है। अब ये नहीं चाहते किसी भी आधार पर भारत का बंटवारा हो या भारत में विभाजन की स्थिति बने। वो नहीं चाह रहे हैं कि मान लो भाषा आधार का ही मुद्दा बन जाए। आपने देखा कि मराठी मानो से दक्षिण के लोग हैं, वो अपनी मांग अलग करते रहते हैं। तो ये भाषा आधार पर वो किसी भी तरह का क्या नहीं चाह रहे थे, कोई भी अलगाव हो। ठीक है ना, तो इनका भी रिपोर्ट तो सेम ही होना थी। क्या निकली कि साहब इन्होंने भी रिपोर्ट में क्या कह दिया, इन्होंने भी कह दिया कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना हो। अब भाई दो समितियां, टॉप लीडर्स की भी समितियां, रिजल्ट नेगेटिव आया है, यानी जनता असंतोष है, आंदोलन अब तीव्रता की तरफ बढ़ता है। वहीं दक्षिण भारत में तो एक नेता अनशन पर बैठ जाता है, उनका ही अब डिस्कशन करते हैं। ये देखा आपने। अब इसका परिणाम क्या होगा। अच्छा, इनकी भी बात सही थी, ये नहीं चाहते कि भारत में किसी तरह का कोई भी मुद्दा उठे आपस में टूट का, ये भी सही थे और जनता भी सही थी। यही मूल्यांकन करने के लिए कई बार आता है। तो हम दोनों तरफ से आपको बताते जा रहे हैं कि समस्या क्या है। ये भी सही सोच रहे हैं कि बड़ी मुश्किल में तो ही पूरे राजाओं को इकट्ठा किया है, और आप फिर कोई इशू दे दें, आप उनको भाषा ज़्यादा पे इशू देते। कई बार आप मध्य प्रदेश में देखते रहते, बुंदेलखंड राज्य की मांग उठती रहती है। तो ये सब चीज़ों को यहाँ ध्यान में रखा गया है। परिणाम में ये निकला कि आंदोलन, या ऐसा लिखेंगे, दोनों आयोग की रिपोर्ट नकारात्मक आने पर क्या होता है, आंदोलन और तीव्र होता है, और तीव्र होता है, मतलब बात थमी नहीं और तेजी होती जा रही है। तो वहीं तीव्रता को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, घटना घट जाती है दक्षिण भारत में। लिखेंगे आप, वहीं दक्षिण भारत में एक नेता होते हैं, उनका नाम है पोट्टी श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश में 19 अक्टूबर 1952 को भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब भूख हड़ताल पर ये बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठ गए तो 56 दिनों में 56 दिनों में कोमे में चले गए, और 58 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई या निधन हो गया। 58 दिन बाद निधन हो गया। अब जब भी कोई लीडर का जनता की मांग उठाते समय
निधन हो जाता है तो आंदोलन हिंसक, आगजनी, इस तरीके का विकराल रूप ले लिया। 58 दिन में निधन हो गया था और लगभग वो डेट थी आपकी 15 दिसंबर 1952। अब आंदोलन क्या होगा? उग्र होगा, हिंसक होगा। परिणाम स्वरूप सरकार दबाव में आई और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को मद्रास राज्य से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। इस कहानी को बिल्कुल आप बैठा लें दिमाग में, किस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है। ना तो समितियां गलत है, ना आयोग गलत है, ना जनता गलत है। उसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना होगा और वो समाधान आपका फजल अली आयोग की अध्यक्षता में निकलता है। लिखे आप अगला फैक्ट। इसके बाद यहां तक देख ही लिया कि निधन हो गया। अब लिखेंगे इस घटना से आंदोलन कैसा हो गया? हिंसक हो गया या आगजनी भी होने लगी। ठीक है, ये सारे चीजें होने लगी। इससे क्या होगा? सरकार दबाव में आ गई और दबाव में सरकार आती है तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हुआ। तो कई बार एग्जामों में देखा है कि कौन सा वो पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य किससे अलग हुआ है? तो यहां लिख लें मद्रास राज्य से अलग हुआ। यह भी प्रश्न आता है किस राज्य से भाई अलग हुआ? तो आपका मद्रास राज्य। अब क्योंकि एक राज्य अलग हुआ है तो बाकी राज्यों की मांग तो सभी की थी, भले वहां विद्रोह तेज हो गया। तो फिर इसके लिए एक आयोग बनता है, उस आयोग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी अब एक आयोग बनने वाला है, उसका नाम है आपका फजल अली, पूर्व न्यायाधीश रहते हैं। अब देखिए बाकी राज्यों का पुनर्गठन आप पॉलिटी में देखते हैं उसको, है ना, तो वहां देखेंगे। अब हम क्योंकि यहाँ एमपी को ध्यान में रखते हुए आपको इतना बेसिक बताया जा रहा है। अब बनेगा राज्यों का पुनर्गठन आयोग। राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनेगा क्योंकि अब सब राज्यों की बात आई है। तो ये जो बनता है इसका समय लिख लें आप 22 दिसंबर, वो तो 1 अक्टूबर को अलग हो ही गया, 1953 को, 1953 में ये बना एक आयोग। अब इसके अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, ये सारा चीज़ एग्जामों में प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आती है। तो अध्यक्ष है फजल अली, पूर्व न्यायाधीश थे ये। अध्यक्ष कौन है आपके? फजल अली। कौन है भाई? पूर्व न्यायाधीश है ये, न्यायाधीश कह सकते हैं। अब सदस्य हैं दो सदस्य भी लिखें आप। ये सारे प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। 2 सदस्य हैं। पहले सदस्य का नाम है KM पडिक्कर। KM पडिक्कर और इनका पूरा नाम भी लिख लें आप, क्वालम माधव, कवालम माधव, कवालम, एन से मतलब माधव। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे आप HN कुंजरू, HN कुंजरू।
इनका भी लिख लें फुल नाम, हृदय, एन से हो गया नाथ, यानी हृदय नाथ कुंजरू। अब ये दोनों थे क्या, कई बार ये भी आ जाते, तो ये तो संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य, और ये कौन थे, ये पत्रकार थे। आप तो ये कुल मिला के टीम गठित हो गई। अब इसमें हम, ये तो हो गई टीम, इसकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के पहले हम एक फैक्ट और लिखाते हैं जो मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, यही हम विशेष डाले दे रहे हैं, विशेष ब्रैकेट में मध्य प्रदेश संबंध। इसमें लिखना है सीपी एंड बरार के मुख्यमंत्री कौन थे पहले, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने प्रस्ताव रखा, या कह सकते हैं रविशंकर शुक्ल ने प्रस्ताव रखा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ये सभी राज्यों से मांग रहे थे रिपोर्ट, पे मध्य प्रदेश से भी रिपोर्ट आई। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हो, इन्होंने तथ्य रखे। इन्होंने कहा महाकौशल क्षेत्र, प्लस इन्होंने कहा विंध्य क्षेत्र, इसके बाद इन्होंने कहा मध्य भारत जिसमें मालवा और ग्वालियर है, प्लस भोपाल को मिलाकर हिंदी भाषी मध्य प्रदेश का गठन किया जाए, को मिलाकर हिंदी भाषी मध्य प्रदेश का गठन किया जाए। बाद में ये बात मानी भी जाती है, ठीक है। तो ये इन्होंने मध्य प्रदेश के संबंध से, क्योंकि सभी राज्यों से मांगा जा रहा था कि भाई किस हिसाब से बांटना है, कहाँ कौन से लोग रहते हैं क्षेत्र के, उस हिसाब से देखना था। तो ये अब मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपनी बात रखी और समस्त तथ्य भी रखे, है ना। ये सब बात रखते हुए ऐसे नहीं रखे कि मनगढ़ंत रखी है, समस्त तथ्य भी रखे, समस्त तथ्य भी रखे। क्योंकि इस समिति को बनी कब है, 53 में है, आना कब है 30 दिसंबर 1955 में, यानी लगभग 2 साल इसको लग जाता है। अब इसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट को देखेंगे। ये क्या कहते हैं साहब, गठन होना है कि नहीं होना है, उसको देखते हैं। तो डालें रिपोर्ट। रिपोर्ट में ये पहला फैक्ट, अच्छा रिपोर्ट आती कब है 30 दिसंबर 1955। देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित हो, देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित हो, पहला तो ये रखा रिपोर्ट में बात। दूसरा इन्होंने रखा कि भाषा एवं सांस्कृतिक एक रूपता हो, भाषा एवं सामाजिक, या भाषा एवं सांस्कृतिक लिखें उसको, सांस्कृतिक एक रूपता, ठीक है। तो यानी भाषा की बात उन्होंने अब मान ली, पर उसकी शर्त यह है कि भाई देश की एकता अखंडता को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखा इन्होंने, भाई जो सबको जरूरी था कि वित्तीय देखा जाए, भाई उस राज्य को आप अलग कर रहे हैं तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति को भी देखना है, प्रशासनिक स्थिति को भी देखना है, एवं जन कल्याण के आधार पर, एवं जन कल्याण के आधार पर हो। एक तो इन्होंने ये बात कही। अंत में इन्होंने कहा कि राज्यों का जो गठन होगा, राज्यों का
पुनर्गठन हो, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 16, कई बार आ सकता है प्रश्न कि भाई जो आपकी ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने या फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो समिति बनी उसने शुरुआत में 16 प्रांत कहे थे और 3 संघ शासित प्रदेश कहा था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 16 प्रांत और 3 संघ शासित प्रदेश इन्होंने बना कहा था। और एक बात और कही थी इन्होंने कि ये भाग अलग हो, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, ये पुनर्गठन हो और ये जो आपके पार्ट ए, बी, सी और डी क्या हो, समाप्त हो। ये इन्होंने मोटे मोटे कुछ बात कही थी। अब परिणाम क्या निकलता है, ये रिपोर्ट तो आ गई, तो इस रिपोर्ट का जो परिणाम देखना है वो ये है कि रिपोर्ट में कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। यानी अब राज्यों का गठन होगा पुनः, मतलब ये बात मान ली गई और ये कहा गया कि कुछ परिवर्तन देखने होंगे इसमें, तो वही होंगे 16 प्रांत की जगह 14 प्रांत हो जाएंगे, संघ शासित प्रदेश 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, और 7वां संविधान संशोधन होगा। तो भौगोलिक समीपता की जो बात बार बार कही जाती है, आप उसको देखें वर्तमान में आज पुदुचेरी जो संघ शासित प्रदेश है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, वो आपके 3 राज्यों में फैला हुआ है। यह नाम आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है और माहे केरल में है। तो आपको लगता है कि ये सही तरीके से हुआ है, इसमें भी विचार होना ही चाहिए, क्योंकि भौगोलिक सभ्यता भी तो देखना है आपको। जैसे दीप दमन, दीप नागर हवेली को भी देखो आप, तो थोड़ा सा उनमें पास हो। अब जैसे आप पुदुचेरी की स्थिति ही देखते हो आप दक्षिण में, तो एक आंध्रा में जा रहे हैं, 2 तमिलनाडु में है, 1 केरल में है, यानी पुदुचेरी जो संघ शासित प्रदेश है वो कितने राज्यों में देखने को मिल रहा है, हमें 3 राज्यों में देखने मिल रहा है। तो ये भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब इसको फजल अली की जो रिपोर्ट है उनको मान लिया गया। अब मान लिया गया तो क्या परिवर्तन हुए उसको हम यहाँ देखते हैं। हाँ, पर ये ध्यान रखना कभी रिपोर्ट पर बात आ जाए तो उन्होंने तो 16 ही प्रांत कहे थे और 3 संघ शासित प्रदेश कहे थे। अब क्या हुआ, इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। क्योंकि कहाँ लाया जाता है भैया, संसद में। तो कहाँ लाया गया, इसको संसद में ही लाए जाते हैं। तो कब लाया गया, वो डेट है आपकी 18 अप्रैल, संसद में आया 18 अप्रैल 1956 में आया। इसको हम कहें कि 11 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति के क्या हो जाते हैं, हस्ताक्षर, यानी ये कानून बन रहा है अब। और आगे देखें तो 1 नवंबर 1956 से लागू भी हो जाता है। तो ये कुछ डेट आप ध्यान रख सकते हैं। अब इस पुनर्गठन में जो हुआ है, मेन घटनाक्रम क्या घटा, यहाँ 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन किया गया। तो ये ध्यान रखना है इसके अंतर्गत कौन सा संविधान संशोधन हुआ है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले काम क्या हुआ, राज्यों को पार्ट ए, बी, सी और डी समाप्त हुआ। अब आज से इनमें नहीं होगा, समाप्त हो गया, ठीक है। और कितने बने, तो 14 प्रांत बन गए एवं 6 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक है। और इस 14 में जो इंपॉर्टेंट है वो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का भी क्या हो जाता है, गठन हो गया, ठीक है। अब क्या क्या परिवर्तन आए इस गठन में उसको हम देखते हैं।
अब आप एक ये तो हो गया, लागू हो गया। अब गठन में क्या क्या परिवर्तन आया, यानी कौन कौन से जो दक्षिण के राज्य जिले थे उनको अलग किया गया, वो और हम बता दे रहे हैं आपको, पार्ट ABC वाला। और फिर हम एक क्लास और लेंगे जिसमें जिले, संभाग, कौन क्या बचा था, वो सारी चीज़ें बताएंगे हम उसमें। क्योंकि यहाँ तक आपने गठन तो देख ही लिया है, एक और लिख लें आप ताकि आपको पूरा लेक्चर एक बार में हो जाए। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ। ये तो देख लिया कि लागू तो हो गया, पर MP में क्या चेंजेस हुए उसको हम देखते हैं, मानचित्र से ही दिखा देते हैं आपको। चलिए इस तरीके की देखें आप स्थिति, तो यहाँ बरार है ये, और ये आपका विदर्भ वाला हिस्सा है, चेंजेस यही होना है। और ये आपका महाकौशल है, यानी, और ये भोपाल हुआ आपका, ये विंध्य प्रदेश है, और ये आपका छत्तीसगढ़ है, और ये आपका मध्य भारत हुआ। सारा तो आपको पता ही है। अब चेंजेस कहाँ होने हैं, मेन होना है दक्षिण के राज्यों में, उनको हम देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। तो बरार वाले हिस्से में से ये एक जिला जाता है जिसको हम बोलते हैं अमरावती। अमरावती हो गया। यहाँ वाला जिला देखें एक, तो हो गया आपका बुल्ढाना। और एक जिला देखें तो वो हमें देखने को मिलता है अकोला। लगभग 8 जिले जाते हैं इस पूरे रीजन से। अब यहाँ देखा जाए तो ये नागपुर है, आपने देखा है राजधानी के रूप में। और यहाँ छत्तीसगढ़ की साइड देखें तो भंडारा है ना। और यहाँ आपका चांदा पड़ता है। फिर आपका देखा जाएगा यहाँ वर्धा, बीच का बीच वर्धा, और वर्धा के नीचे होगा यवतमाला। यानी कितने हो गए जी, 8 जिले कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिले जो हैं तो लिखेंगे यह 8 जिले, यह है 8 जिले तत्कालीन, उस समय बम्बई राज्य हुआ करता था, तो बम्बई राज्य में शामिल हुए। बाद में क्योंकि
बम्बई राज्य बाद में क्या किस में शामिल हो जाता है, बाद में महाराष्ट्र राज्य में, तो डाउट नहीं करेंगे आप, है ना, बिल्कुल। ये तो दक्षिण की स्थिति हो गई। अब आते हैं बात यहाँ आपका जिला पड़ता है मंदसौर है, मंदसौर। मंदसौर की एक तहसील होती है, तो लिखेंगे मंदसौर की तहसील का नाम है आपका भानपुरा तहसील, ऐसा लिख दे रहे हैं हमें आप पूरा। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के, भानपुरा तहसील में एक हिस्सा होता है, इसका नाम होता है आपका सुनील टप्पा, सुनील टप्पा भाग राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शामिल होता है, जिले में शामिल। बाकी भाग या शेष भाग मध्य प्रदेश में, यानी मंदसौर की जो तहसील होती है आपकी भानपुरा, उसका एक हिस्सा सुनील टप्पा दिया जाता है राजस्थान को, है ना, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शामिल होता है वो। भीलवाड़ा नहीं, झालावाड़ा, झालावाड़ा में, ठीक है। अब यहाँ कोटा जिला होता है, तो कोटा की पूरी तहसील हम ले लेते हैं विदिशा जिले में, तो कोटा जिले की सिरोंज तहसील है वो तहसील, इसमें शामिल हो गई मध्य प्रदेश में, यानी विदिशा में। तो इस और बाकी मध्य भारत भोपाल उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा हो तो हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं। पार्ट ए में क्या, पार्ट ए भी तो आप जानने लगे अच्छे से, तो पार्ट ए में क्या लिखेंगे, 8 जिलों को, या ऐसा लिखेंगे हम, हाँ, पार्ट ए से 8 जिलों को, जिले लिखे हैं आपके बोर्ड पर, दोबारा ही लिख रहे हैं, 8 जिलों को बंबई राज्य में शामिल किया, ठीक है। पार्ट बी में क्या हुआ, पार्ट बी में मंदसौर की भानपुरा तहसील, भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान में चला गया, शेष भाग एमपी में रहा, मतलब तहसील पूरी नहीं गई, शेष भाग एमपी में रहा। पार्ट सी में देखें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो लिखा जाएगा इसे बिना परिवर्तन किए ही शामिल कर लिया गया, इसे बिना परिवर्तन किए ही शामिल कर लिया गया, क्योंकि पार्ट सी में क्या आता है आपका भोपाल और विंध्य, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब ये हमने यहाँ तक देख लिया किस तरीके से गठन हुआ और क्या क्या चेंजेस आया। अब इसके बाद हम जो मध्य प्रदेश का गठन देखेंगे उसमें ये देखेंगे छत्तीसगढ़ भी शामिल है, ये नीचे का हिस्सा भर चला जाएगा, ये बचा रहेगा। तो अब इसको हम देखेंगे अगली क्लास में, कितने जिले बचे रहे, कितने संभाग बचे रहे, अभी तक कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, संभाग है, संभागों पर बड़ा डाउट रहता है, कोई 7 कहता है, कोई 9 कहता है, वो भी हम यहाँ क्लियर करेंगे। यानी हम सारी चीज़ें एक क्लास और होगी और आपका ये गठन वाला वैसे गठन हो चुका है यहाँ तक, फिर भी हमें क्योंकि छत्तीसगढ़ को भी अलग करके दिखाना है इसलिए हम एक क्लास और लेंगे, इसको कंप्लीट कर जाएंगे। इसको आप 1-2 बार देखें।